मेरे भाई आज वैलेंटाइंस डे है और वीडियो हम शूट कर रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहा है। चलिए फिर एक छोटी सी शेयर मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा वैलेंटाइंस डे के नाम, बस थोड़ा सा, एक ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, आधे से 40 मिनट का। तो ये है कि चला जाऊँगा, तेरी मुश्किलें ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, अश्क आँखों में छुपाऊँगा, चला जाऊँगा, बस थोड़ी देर अपने दहलीज पे और ठहर लेने दे मुझे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। चलिए, तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने फ्रंटल रेनफॉल पे अपनी टॉपिक जोड़ा था, वहाँ से शुरुआत करते हैं कि भाई साहब ये फ्रंटल रेनफॉल क्या हुआ। बस सिंपल से यही है कि मान लीजिए 2 एयर डेंसिटीज़ हैं, ठीक है, एक गर्म हवा है और एक रिलेटिवली ठंडी हवा है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों आमने सामने से आकर मिले, ये भी हो सकता है कि बस एक ही हवा जा रही है और ये स्टेबल है। जैसे कि एक रूम गर्म हवा से भरा पड़ा है और आपने अचानक से गेट खोल दिया, तो जो गर्म हवा है वो बाहर जाएगा और बाहर में रिलेटिवली ठंडा हवा है, यानी दोनों इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे। तो ये जो जोन है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसको हम फ्रंटल जोन बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटल जोन, जैसे अगर वार जोन होता होगा, कभी आपने युद्ध देखा, युद्ध कभी मूवीज़ देखी हो, गेम ऑफ थ्रोन जैसी, तो उसमें ये फ्रंटल जोन सबसे ज़्यादा हैम्पर होता है, तो इसी को हम फ्रंटल जोन बोलते हैं। तो ये फ्रंटल जोन हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो वार्मर एयर है वो ऊपर ढकेला जाता है इस ठंडे हवा के द्वारा, और ये ऊपर डेंसिटी इसकी कम है तो ये ऊपर जा रहा है। और सेम वही चीज़ की अगर डेंसिटी ऊपर जा रही है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और एक पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट 100% होने के बाद बारिश हो जा रही है, ठीक है। वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन कल की क्लास में था। आज जो चीज़ शुरू होगी वो समझा जाए। पहले आपने क्रिकेट मैचेस अगर कभी देखे हों तो उसमें एक ड्यू की बहुत चर्चा होती है, ठीक है। अगर कभी भी आपने, जैसे कि कोई कैप्टन है वो कभी बॉलिंग ले रहा है, कभी बैटिंग ले रहा है, वहाँ पर उसकी मेंटेलिटी, वो कितना उसने उस स्टेडियम को समझा है वो क्लियर होता है भाई साहब, ठीक है। जैसे ये इंग्लैंड क्यों हार रही है, क्योंकि हर बार उसने बैटिंग ले लिया, उसने ड्यू को समझा ही नहीं, ठीक है। यही दिक्कत आ गई बटलर भाई साहब की। लेकिन रोहित शर्मा को पता है, चप्पा चप्पा पता है कि भाई साहब ये ड्यू क्या चीज़ है। ड्यू मतलब हुआ कि जो ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा, दैट इज ड्यू, ठीक है। और अगर आप पहले बॉलिंग ले लेते हो तो आपका फायदा होने वाला है। अगर जैसे कि मुंबई की मैं बात करूं तो वहां पर शाम होते होते वहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब, ड्यू आने लगेगा, ठीक है। 4-5 बजे ग्राउंड गीली होने लगेगी, शाम होते ही ग्राउंड गीली हो जाएगी। तो पहले अगर आपने बॉलिंग कर लिया दिन में, तो आपने तो बॉलिंग कर लिया, बॉल गीला नहीं हुआ, सही टप्पे पे बॉल गिर गई। लेकिन जब आपकी बैटिंग आई, यानी सामने वाली टीम की बॉलिंग आ रही है, तब क्या हो रहा है, उनकी बॉल जो है गीली हो जा रही है क्योंकि ग्राउंड गीला है। उसके चलते अगर वो यॉर्कर डालना चाहते हैं तो फुल टॉस हो जा रहा है, मतलब टप्पे पे बॉल ही नहीं गिरेगी, ना ही कोई फील्डर बॉल पकड़ पाएगा। इसी चलते पहले बॉलिंग लेना प्राथमिकता है, जहां पर ड्यू पॉइंट ज़्यादा या कम है, समझते हैं इसे कि ड्यू है क्या। तो पहले ये चीज़ समझ में आई, सर अगर अर्थ के सराउंडिंग के पास, अर्थ के सरफेस अगर गीला हो जाए तो वो होता है ड्यू, ठीक है। गीला क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई वाटर वेपर है, अगर कोई वाटर वेपर है तो वो कंडेंस होता है। क्या हो जाएगा भाई साहब, कंडेंस होगा। कब कंडेंस होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। मैंने बोला हाँ जी सर, वाटर वेपर कंडेंस होगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर कम होता है। तो यही कहीं ना कहीं ड्यू होता है, कहीं ना कहीं यही ड्यू होता है। अब समझना, ड्यू का कहीं ना कहीं मतलब रिलेशन सर कंडेंसेशन से। किससे है, कंडेंसेशन से। मेरे भाई कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, अब समझना इसे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत बवाल चीज है, ढंग से समझ गए तो बहुत मजा आएगा। पहले हम समझते हैं सर वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वेपर प्रेशर बस समझो वेपर ही है, ठीक है, मॉइस्चर ही है, ठीक है। हवा में मॉइस्चर, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा वेपर का दबाव होगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर, जितना ज़्यादा आप समझो ना, जितना ज़्यादा मॉइस्चर हुआ उतना ज़्यादा वो दबाव फील करवाएगा। सेम वही चीज़, मतलब वेपर प्रेशर कह लो डायरेक्टली, या फिर मॉइस्चर कह लो सिंपली, या फिर मॉइस्चर, या फिर ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर तो भाई साहब टेम्परेचर है। अब आप समझो बहुत ढंग से, अगर आपने कभी मैच देखा हो, कभी अगर मुंबई में जो मैच होता है तो वहां पर
टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपकी बात करी कि वाटर वेपर को अगर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बनाना है यानी ड्यू फॉर्म करना है तो टेम्परेचर कम होने की जरूरत है। लेकिन जब हम मुंबई जैसे स्टेडियम की बात करते हैं, मुंबई जैसे जगह की बात करते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर आपका कभी 10 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, वहां पर आपकी टेम्परेचर 25-30 के आसपास चल रही है। लेकिन वहां पर ड्यू पॉइंट की बहुत ज्यादा बात आती है, हाँ या ना। कभी भी आपने कोलकाता में एडन गार्डन में मैच हो रहा है या फिर मुंबई में, ठीक है, क्या वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि सर टेम्परेचर तो 25-30 के आसपास है, लेकिन फिर भी ड्यू वाली चीज आ जाती है कि पहले बॉलिंग लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मैच दिल्ली में हो तो वहां पर ड्यू आती ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोलकाता की बात करूं मैं, मुंबई की बात करूं, तो वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, क्योंकि वो वाटर बॉडीज के पास में, वो समुद्र के पास में, तो वहां की हवा में ह्यूमिडिटी है यानी मॉइस्चर है। तो ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर का उतना कम होने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर ठीक ठाक भी रहे तो भी कंडेंसेशन का जो रेट है वो ज्यादा रहेगा यानी ड्यू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कितने जल्दी कंडेंस हो रहा है। लेकिन जहां पर मेरे भाई वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं है, यानी मैं दिल्ली की बात करूं, यानी मैं लैंड के अंदर जा रहा हूं, यानी मैं मॉइस्चर से दूर होता जा रहा हूं, तो वहां पर क्या हो रहा है, मॉइस्चर से दूर होने के कारण क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। एंड सिंस मेरा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मुझे टेम्परेचर घटाने की जरूरत पड़ेगी, मुझे टेम्परेचर को घटाने की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कंडेंसेशन करवाना हो तो। समझ रहे हो? उसीलिए दिल्ली में कभी भी आपकी ड्यू वाली बात नहीं आती, ठीक है। दिल्ली में कभी ड्यू की बात नहीं आएगी कि सर कभी भी आपने नहीं, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पे ड्यू फॉर्म होता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन मुंबई वहां पे मैच हो गया, एडन गार्डन में मैच हो रहा है, तो वहां पर हम बात करते हैं सर टेम्परेचर 25-30 के आसपास ही है, लेकिन वेपर प्रेशर इतना ज्यादा है, मॉइस्चर इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर को कम होने की जरूरत नहीं है, शाम होते ही कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। दिस इज द टॉपिक अबाउट ड्यू पॉइंट, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और अब एक नया टॉपिक है, जैसे पिछले टॉपिक में रेनफॉल वाली बात हुई थी, टेम्परेचर वाली बात हुई थी, तो यहां पर ये जो नया टॉपिक आने वाला है, दिस इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने बोला ठीक है सर, समझा जाए इसे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? आप क्या प्रेशर का मतलब समझते हैं? तो 100 लोग पीछे वाले खड़े होकर बोलेंगे कि भाई साहब फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज प्रेशर। मेरे भाई कभी आप समझ पाए हो फोर्स अपॉन एरिया? तो बोलते रहते हो, समझे क्या? हाँ सर बहुत प्रेशर एग्जाम के। भाई दैट इज नॉट प्रेशर, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस, दिस इज डिफरेंट। प्रेशर मतलब होता है दबाव, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितना दबाव लग रहा है, दैट इज प्रेशर। अगर दीवार पे मैं फोर्स लगाऊं तो दीवार नहीं टूटेगा, लेकिन अगर दीवार पे प्रेशर पड़ जाए तो दीवार छेद हो सकता है, टूट सकता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। उतना नहीं जाना, मैं फिजिक्स में नहीं जाना, लेकिन बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ मेरे भाई आप खुद समझो। आपके ऊपर 10 किताबें रख दी जाए, आपके सर के एरिया है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी आपके ऊपर दबाव लग रहा है 10 किताबों के चलते। मैं आपके ऊपर एक ट्रक ले दूं, आप चिपट जाओगे क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लो 500 किलोमीटर का अगर एयर कॉलम है, 500 किलोमीटर का हवा है, इतना तो सबने पढ़ा है सर क्लास 6 में कि सर एयर इज अ मैटर बिकॉज इट हैज मास, ठीक है। हवा आता है आदमी को उड़ा ले जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी है हवा के अंदर, होता है या नहीं? तो अगर मान लो 500 किलोमीटर बड़ा एक वाटर एयर कॉलम है, अगर वो आपके ऊपर है तो क्या वो प्रेशर नहीं लगाएगा? तो उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब रही बात कि सर ये प्रेशर लगाता है तो हम चिपट क्यों नहीं जाते? होना चाहिए ऐसा, हाँ या ना मेरे भाई? वहीं तो प्रकृति की सबसे सुंदर करिश्मा है, हाँ या ना? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बाहर की प्रेशर से रिलेट कर जाती है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। हम हवा को इनहेल करते हैं, हमारे अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से बराबर होता है। लेकिन अगर हम हिल टॉप्स पे जाए, अगर आप कभी जम्मू गए होगे, ठीक है, अगर आप कभी जम्मू गए होगे, आप कभी लद्दाख गए होगे, ठीक है, जब आप फ्लाइट में होते हो तो कई बार फ्लाइट जब ऊपर चली जाती है तो आपको दिक्कत होने लगती है सांस लेने में, क्योंकि वहां का प्रेशर कम हो जाता है। और कई बार क्या होता है, आपकी नाकों में से खून निकलने लगता है, आपके कान के पर्दे दर्द करने लगते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो फ्लाइट में बैठने पे कई बार ऊंचा चला के कान दर्द कर रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो चुका है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी अभी उस प्रकार से इवॉल्व नहीं हो पाई है, तो बॉडी का आपका प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कान के प्रति से, नाक के प्रति से खून निकल रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। और वहां पर आप 1-2 हफ्ते रहे तो आपकी बॉडी ने इक्विलिब्रियम वहां का भी टेम्परेचर से, वहां के भी प्रेशर से मेंटेन कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब मेरे भाई आपने एक चीज देखा होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यूनिट भी बोल सकते हैं, वो 760 मिलीमीटर ऑफ सिल्वर होता है। क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? कई बार देखा होगा आपने, और अगर आपने 9th की फिजिक्स पे ध्यान दिया हो तो आपको याद भी होगा, बट स्टिल यहां पर सब एक ही पन्ने पे हैं, तो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। यही मान के चले हैं भाई साहब की जो ज्योग्राफी की पहली क्लास थी वहीं आपके जीवन का पहला क्लास था, उससे पहले आपने कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। उसी को मान के चल रहे हैं सब कुछ। मैंने बोला सर ये है क्या हमारा इक्वेटर, मैंने बोला ठीक है, और ये है हमारा 90 डिग्री पोल्स, हाँ या ना। मेरे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम बोलते हैं कि सर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है, भाई देयर मस्ट बी समथिंग जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग जिससे हम रिलेट कर रहे हैं कि सर किसके हिसाब से आप ज्यादा या कम की बात कर रहे हो, हाँ या ना। सही बात है भाई। मैं जब बोलता हूं कि बीपी बढ़ गया, मैंने जब जेई की अपनी तैयारी मैं कर रहा था तो मैं लगातार 2 दिन से सोया नहीं था, ठीक है। दैट वाज मतलब हाईएस्ट, अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं कितने दिन में जगा रहा था, 2 दिन, यानी 48 घंटे में जगा रह गया था। एंड मेरा वहां पर ब्लड प्रेशर 190 हो गया था। तो वो मैं जो बोल रहा हूं कि सर 190 ब्लड प्रेशर है, तो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है भाई? देयर मस्ट बी समथिंग एवरेज, समझ रहे हो। अगर मैं बोलता हूं कि इस जगह का प्रेशर ज्यादा है, इस जगह का प्रेशर कम है, तो कहीं से तो ज्यादा और कम है। देयर मस्ट बी समथिंग एवरेज। वो एवरेज ये है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। दिस इज द एवरेज। इस तरीके से समझ रहे हो? अब समझो, तो वो एवरेज कहां मिलेगा? तो मैंने कहा कि सर इक्वेटर पे मैं मान लेता हूं कि डायरेक्टली सनराइज पड़ रही है, तो यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा मान लेता हूं, और पोल्स पे मान लेता हूं कि बहुत टेम्परेचर कम है, यानी 2 एक्सट्रीम्स हैं। तो इन 2 एक्सट्रीम पर तो मैं प्रेशर कैलकुलेट नहीं करूंगा ना, मुझे तो एक इक्विलिब्रियम, मुझे एक एवरेज चाहिए। तो मैंने 0 और 90 के बीच मैंने देखा कि सर 45 डिग्री हो सकता है, यहां पर पकड़ते, ठीक है। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, गैलीलियो थे क्या शायद, पता नहीं, देखिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो नाम नहीं, आप मुझे नहीं याद है, आप सर्च कर लीजिएगा कि ये सिल्वर वाली चीज किसने करी थी। और पानी इन्होंने नहीं लिया, पानी इन्होंने नहीं लिया क्योंकि पानी चिपकता है, पानी की एक टेंडेंसी होती है जो चिपक जाता है, लेकिन मर्क्यूरी चिपकता नहीं है, ठीक है, उसीलिए मर्क्यूरी लिया, और बहुत जल्दी, ठीक। अब समझो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे ले लिया, और इन्होंने सी लेवल पे लिया, सी लेवल पे लिया। सी लेवल पे हम चीजों को क्यों लेते हैं पहले आप समझो, क्योंकि आप अगर हाइट बढ़ा रहे हो, आप एल्टीट्यूड अगर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। लेकिन अगर मैं सी लेवल की बात करूं तो वहां पर कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं, सब कुछ स्टेबल है। तो जो सी लेवल इज द बेस्ट थिंग जहां से हम कोई भी चीज रिलेट कर रहे हैं, जहां पे कोई भी चीज कर। अब 45 डिग्री लैटिट्यूड पे ले लिया, सी लेवल पे ले लिया, यहां पर हमने क्या किया कि भरे आसमां में यानी एटमॉस्फेयर के अंदर हमने मर्क्यूरी को रखा, मर्क्यूरी को ऐसे रखा, ठीक है। पहले मर्क्यूरी को भर दिया था और मर्क्यूरी को ले जाके आसमान में रख दिया, एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया। हमने पाया कि ये जो है वो दब के, ये जो है वो इतना दब गया भाई साहब, ये जो मर्क्यूरी है वो इतना दब गया, यानी सारी मर्क्यूरी इसके अंदर आ गई। और ये कितना दबा? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दबा ये मर्क्यूरी का। तो यहां से ये चीज आई। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? यहां से हम देखते हैं कि सर इससे ज्यादा है यानी हाँ प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इससे कम है यानी हाँ प्रेशर कम हो रहा है। ये है हमारा एवरेज एक तरीके से, ठीक है। ये है हमारा बेस जहां से हम रिलेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है सर। अब हम कुछ फैक्टर्स को देखने वाले हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हैम्पर करते हैं या अफेक्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से यही चीज हमारे पास आ रही है कि सर अगर ये लैंड सरफेस है, ये लैंड सरफेस है, मैंने बोला ठीक है, अगर इस पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जो एयर डेंसिटी है वो एक्सपैंड करेगी। यही तो हम देखते आए हैं कि सर अगर पानी को आपने चूल्हे पे रखा और उस पर लाइटर मार दी, मतलब चूल्हा जला दिया, तो पानी गर्म हो रहा है, तो जो वाटर वेपर है वो बाहर भाग रहा है, वो अंदर नहीं आता, वो बाहर भागता है, एक्सपैंड करता है। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी अगर हवा गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी,
तो वो एक्सपैंड करता है, दूर भागता है। क्लियर है क्या? यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो यहां की जो हवा की जो पार्टिकल्स हैं वो दूर भागेंगे, यानी यहां पर जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। यानी अगर यहां पर डेंसिटी कम होगी तो क्या यहां पर प्रेशर भी कम हो गया? मैंने बोला ठीक है। और वहीं पे अगर यहां पे टेम्परेचर कम मैंने कर दिया तो जो बाहर के जो हवा वाले पार्टिकल्स हैं वो यहां पर आकर स्टोर होने लगेंगे, क्योंकि वो डेंस हो जाएंगे। डेंस होंगे तो नीचे बैठने लगेंगे, तो यहां का प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? हाई प्रेशर, टेम्परेचर से रिलेटेड समझ में आया? टेम्परेचर का फंडा समझ में आया? मैंने बोला हाँ सर। अब यहां पर ही एक चीज क्लियर कर लो जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, होगा आपको। मेरे भाई ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, मैं किससे रिलेट कर रहा हूं भाई? मैं किससे रिलेट कर रहा हूं? इसको टेम्परेचर में ना समझा जाए, इसको मैं एल्टीट्यूड में समझाता हूं आपको। अब समझना ढंग से। क्या मेरी टेम्परेचर वाली बात क्लियर होगी कि सर टेम्परेचर इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, ठीक है, जो दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो क्या मैंने आपको बताया था कि सर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आप खुद समझो कि एक कॉमन सेंस अगर मैं देखूं तो, कॉमन सेंस क्यों भाई साहब, आप सिंपली समझो ना, जब मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर आपको पढ़ाया होगा तो ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा उसको बोलते हैं जोन ऑफ मिक्सिंग, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली गैसेज यहीं पर है ट्रोपोस्फेयर में। उससे बाहर तो आप जा रहे हो तो डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज इन द ट्रोपोस्फेयर। क्या ये बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी कम होने वाली है, यानी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाने वाले हो आपका जो प्रेशर है वो कम होने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन ऐसा कुछ इसका नॉर्मल, ठीक है, प्रेशर लैब्स रेट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज। लेकिन हाँ, सिंपल सी बात है कि सर इसका ग्रेविटी ज़्यादा है धरती का, तो आसपास में, अपने आसपास में ज़्यादा डेंसर जो गैसेस है वो अक्यूमुलेट होंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, एयर उतने एयर की जो लाइनिंग है वो कम होता जाएगा, थिकनेस कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका प्रेशर कम होने वाला है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने वाला है। यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही है। अब मैं दिक्कत आपके दिमाग में डालूंगा, ये हो सकता है किसी के मन में कन्फ्यूजन भी आया हो कि हमने सर ये बात किया था पिछले लेक्चरों में कि सर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, हाँ या ना? तो कंफ्यूजन ये आ गया कि सर ऊपर जाने पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से एयर की डेंसिटी बढ़ती है, यानी प्रेशर बढ़ना चाहिए। बोलो, आ गया कंफ्यूजन? था नहीं ना, लेकिन अब आ गया। बात तो सही कह रहा है बंदा। सर ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज ही तो कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करने से अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि सर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। माने किसको? मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये वाली चीज कब एप्लीकेबल थी? टेम्परेचर, ये वाली चीज कब एप्लीकेबल थी? मैंने बोला सर यहां पर ज्यादा डेंसर गैसेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं, आप ऊपर जा रहे हो, बेशक टेम्परेचर डिक्रीज ही क्यों ना हो, लेकिन यहां पर अब एयर बचा कहां भाई? सारा तो डेंसिटी वाला एयर यहीं पे रह गया, हाँ या ना? अब यहां पर अब टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर तो डेंसिटी है ही नहीं, तो यहां पर एल्टीट्यूड वाली बात मानेंगे ना? समझ रहे हो? मतलब एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रखता है भाई, क्योंकि एट अ सर्टेन हाइट टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट रिलेशन प्रेशर के साथ नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेशन तभी बन रहा है क्योंकि सर डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी वो कम या ज्यादा हो रही है, उससे प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है ओशियन करेंट्स। ठीक है, ओशियन करेंट्स। ठीक है, क्या है सर? ये फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओशियन करेंट्स सिंपली समझा जाए, ठीक है, इसके बारे में अभी बाद में बहुत बढ़िया चर्चा होगी, लेकिन इसमें बस एक पॉइंट आपको समझाना है, उसको लिए थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना होगा। मेरे भाई आप समझो कि आप पहले ये मान लीजिए बात कि जो ओशियन करेंट्स है, यानी समुद्र की जो लहर है, ठीक है, समुद्र जो है वो ईस्ट से वेस्ट, वो इस डायरेक्शन में चलती है। क्या ये आप बात पहले मानते हो? मैंने बोला नहीं मानते, मनवाइए मुझे। मैंने बोला ढंग से समझो। आप अगर आप अपने छत पे जाओ और पानी टंकी की बात करो,
या फिर सिंपल कोई भी बात करो, आप जब पानी टंकी को अगर आप सामने की तरफ धक्का दोगे, पानी टंकी को, उसके अंदर पानी भरा है, तो क्या पानी सामने जाएगा या पीछे की तरफ छपाक मारेगा? मैंने बोला सर पीछे की तरफ। क्यों सर? इनर्शिया। आप जब गाड़ी में बैठे होते हो, अचानक से एक्सीलरेटर दब जाता है, आप आगे बढ़ते हो पीछे बढ़ते हो? पीछे बढ़ते हैं ऑब्वियसली, इनर्शिया। तो सेम उसी हिसाब से धरती कैसे घूमता है? मैंने बोला वेस्ट से ईस्ट, धरती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी धरती ऐसे घूमता है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। मैंने बोला हाँ जी सर, धरती वेस्ट से ईस्ट घूमता है। तो अगर धरती वेस्ट से ईस्ट घूमेगा और मेरे भाई इक्वेटर पर धरती की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, हाँ या ना, ये तो बताया हुआ, इक्वेटर पर धरती की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये सारी चीजें पुराने लेक्चरों में डिस्कस किया हुआ है भाई मेरे। तो धरती की स्पीड इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है और धरती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम वेस्ट, जी हाँ सही है ना, वेस्ट से ईस्ट, धरती वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है। तो पानी की लहरें कैसे घूमेंगी? पानी की लहरें कैसे घूमेंगी? इस डायरेक्शन में, इनर्शिया। टंकी को मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूं तो पानी पीछे आ रहा है, तो धरती अगर वेस्ट से ईस्ट घूमेगी तो पानी ईस्ट से वेस्ट ही तो जाएगा मेरे भाई, पानी ईस्ट से वेस्ट ही तो जाएगा। समझ में आया? मैंने बोला हाँ सर। यानी ये जो है ये यहां पर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होना चाहिए वेस्ट पे। आप समझो, अगर सारी की सारी ओशियन करंट्स, करंट का मतलब क्या होता है भाई? मूवमेंट। करंट का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट। एंड ओशियन करंट्स मतलब क्या हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस भाई साहब, वैलेंटाइंस डे के दिन लॉन्ग डिस्टेंस शब्द आ ही गया कहीं ना कहीं से। अरे बाप रे बाप मेरे भाई, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ या ना। ओशियन करंट्स यानी लंबी दूरी तय करते हैं और डायरेक्शन सेम रहता है। वाटर ओशियन करंट्स, अगर मैं 2 पॉइंट में आपको डिस्कस करवाना चाहूं तो ओशियन करंट्स मतलब सेम डायरेक्शन और लंबी दूरी तय करेंगे। और अगर आप सिंपली बात करो कि सर ईस्ट से वेस्ट अगर ये जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेस्ट में तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मैंने बोला हाँ होना चाहिए ना, सही बात है। तो यहां पे एक्यूमुलेट होकर ये इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। मैंने बोला अच्छा, इसके बारे में गहराई में डिस्कशन जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे तब होगा, लेकिन अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे हैं ना भाई। अब यहां से एक विंड बहता है वेस्टर्लीज करके। क्या बहता है? वेस्टर्लीज विंड। इस विंड के चलते, अभी आपने विंड नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में विंड आएगा। इस विंड के चलते ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने बोला ठीक है सर, आप समझाओ जो आपको समझाना था। यही समझाना था कि क्या ये इक्वेटर है? मैंने बोला हाँ। इक्वेटर है तो क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ेगी? मैंने बोला हाँ। सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ेगी तो क्या इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? मैंने बोला हाँ। तो ये वार्मर होगा तो ये भी वार्मर होगा? मैंने बोला हाँ। तो ये वार्मर होगा तो इसके आसपास की जो हवा होगी वो उसकी डेंसिटी कम होगी और वो राइज अप करेगा, यानी इसके आसपास क्या एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ये जो एरिया है, ये एरिया हम बोलते हैं सब पोलर रीजन। तो सब पोलर रीजन में क्या हो गया है भाई साहब? लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक अभी आएगा प्रेशर बेल्ट्स। तो आपको बस यही समझना था कि सर सब पोलर रीजन में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है। किसके कारण? इसके कारण। अच्छा, ओशन करंट्स भी हो गया। और आखिरी एक छोटा सा फैक्टर एक और आप देख लो कि सर अर्थ का रोटेशन, ये भी एक फैक्टर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हैम्पर करता है। अर्थ का रोटेशन, अब सिंपल सी बात है, अगर पंखा घूमेगा तो अपने आसपास की हवा दूर फेंकेगा, और अगर पंखा घूमेगा और आसपास की हवा दूर फेंकेगा तो उसी प्रकार से धरती घूमेगी तो उसके आसपास की हवा को दूर फेंका, यानी कहीं ना कहीं एक लो टेम्परेचर मेंटेन करके वो रखेगा। हाँ या ना, एक लो टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखेगा। अब हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर बेल्ट की। अब हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर बेल्ट की। और मेरे भाई जिसने प्रेशर बेल्ट समझ लिया उसको क्लाइमेटोलॉजी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्रेशर बेल्ट से ही हर चीज होगा। कहाँ की हवा कहाँ से बहेगी, कहाँ का ओशन करंट, फलाना ढिंकाना, एवरीथिंग। अगर आपको प्रेशर बेल्ट ना समझ में आए, छोड़ दो, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, मैं हूं ना, ध्यान से, ठीक है। प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होगा आप समझो कि 4 प्रेशर बेल्ट होते हैं। प्रेशर बेल्ट जो समझिएगा काम होगा। प्रेशर बेल्ट मतलब कहां पर कितना प्रेशर है इंडियन ये अर्थ के रीजन में। सबसे पहला जो हमारा रीजन आएगा वो होगा भाई साहब, सबसे पहला जो हमारा रीजन होगा वो होगा हमारा इक्वेटर। मैंने बोला ठीक है। उसके ऊपर आप जाओगे 30 डिग्री पे, उसके ऊपर आप जाओगे 30 डिग्री पे, तो ये क्या होता है सर 30 डिग्री पे?
मेरे भाई ये होता है, ठीक है, नीचे भी आ जाते हैं उसी हिसाब से। मेरे भाई ये होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, 30 डिग्री पे कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल ही आ रहा है, ठीक है, 25-30 डिग्री। उसके ऊपर आप आओगे जो अभी अभी हमने देखा, सब पोलर रीजन। सब पोलर रीजन, मैंने बोला ठीक है सर, यानी सब पोलर रीजन कहां पर आता है? 60 डिग्री पे, हाँ या ना। और उसके ऊपर आता है मेरे भाई पोलर रीजन 90 डिग्री पे। उसके ऊपर आता है पोलर रीजन 90 डिग्री पे, हाँ या ना। अब समझो बात क्या हो रही है। सर क्या मैंने आपसे ये बोला है कभी कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती है? मैंने बोला ठीक। और अगर इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती हैं तो क्या हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एयर डेंसिटी है वो कम होगी और वो ऊपर उठने लगेगी? मैंने बोला सर एकदम सही बात है। यानी कहीं ना कहीं इस रीजन में क्या क्रिएट हो चुका है? अगर यहाँ पे हवा ऊपर उठी तो यहाँ पर तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया है ना भाई। समझो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर ये मेरा 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज। यहाँ की जो एयर डेंसिटी है वो ऊपर उठ रही है, और अगर ऊपर उठ रही है तो एयर डेंसिटी ऊपर उठने के चलते जो हवा है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुका है। आप देखो आप जब मैं चिमनी की बात करता हूँ तो मेरे भाई कई बार आपके दिमाग में नहीं होता होगा कि भाई ये ऐसा क्या है भाई कि इनको रास्ता दिखा दो, ये ऊपर ही जाते हैं। भाई चिमनी जब हम लगाते हैं तो एकदम ऐसे छत पे होता है, क्यों? क्योंकि वो जो एयर है, वो जो धुआं निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं डेंसिटी कम है उसकी। तो डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ऊपर ही राइज करेगा। और आप समझो कि अगर चिमनी से ऊपर राइज करता है तो कहीं भी आग वगैरह लगती है तो आप देखते हो ऊपर में क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, पूरा एक डेंसर, ठीक है, कुछ समझ रहे हो ना, डस्ट टाइप का क्रिएट हो चुका है, क्लाउड टाइप का घना चीज बन चुका है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर तो लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है या ना। इक्वेटर के पास तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, मैंने बोला एकदम सही, एलपी में लिखूंगा लो प्रेशर। और यहां पर अगर हवा एक्यूमुलेट हो गया तो मेरे भाई ये होगा हाई प्रेशर। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर वो टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको। देखो अभी तक आपके मन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी मैं डाउट डालूंगा। सर कैसे? क्या मैंने आपको यह बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर तो घटना चाहिए, एल्टीट्यूड वाली बात, हाँ या ना। याद करो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो एयर कॉलम थिन होता जाएगा, यानी प्रेशर तो कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैंने हाई प्रेशर लिखा है। तो उसी डायरेक्टली एक और पॉइंट याद आना चाहिए कि मैंने यही आपको बताया कि सर हम जब एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम मानते हैं कि सर छेड़ाछेड़ी नहीं हो रही है, और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि एल्टीट्यूड में छेड़ाछेड़ी नहीं रही है। अब समझो क्या मैंने बोला। हम ये जो प्रेशर देखते हैं, नोट्स में लिखिए अपने, जब हम प्रेशर को देखते हैं तो हम एक ही एल्टीट्यूड पे देखते हैं, एक ही हाइट पे देखते हैं। ये जो मैंने हाई प्रेशर लिखा है ये इसके सराउंडिंग से लिखा है। सराउंडिंग में जो नॉर्मल हवा थी, लेकिन यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते यहां पर ज्यादा एयर डेंसिटी आ गई, यानी इस रीजन का प्रेशर ज्यादा होने वाला है आसपास के रिलेशन में। अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, अर्थ के सरफेस की बात करूं, तो यहां से हवा उठा हुआ है क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन आसपास में मेरे भाई प्रेशर ज्यादा है। तो ये एक ही हाइट पर हम कंपेयर करते हैं कि प्रेशर लो है या हाई है। लेकिन अगर जनरल केस में देखें, जो मैंने बताया था कि सर एल्टीट्यूड अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज करने वाली है प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, यहां पर भी होगा। यहां पर मेरे भाई प्रेशर 900 के आसपास होगा और यहां पर प्रेशर 200 के आसपास होगा, 200 mm चीज तो होगी, लेकिन हाई प्रेशर विद रिस्पेक्ट ऑफ सेम हाइट की हम बात कर रहे होते। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी सर अगर मैं इक्वेटर के सरफेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेटोरियल। क्या यहां पर इक्वेटर के सरफेस पर लो प्रेशर बन चुका है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या मेरा 4 प्रेशर बेल्ट में से एक प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गया? अब 3 बचे, हाँ या ना। मैंने बोला ठीक है सर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। एक एक शब्द यहां का क्लियर है। लो क्यों है, इक्वेटर क्यों है, प्रेशर और बेल्ट तो है। मैंने बोला ठीक है सर। अब क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर यहां पर बन चुका है, क्या ये एकदम ही बढ़ता ही रहेगा? क्या ये ऊपर ही उठता रहेगा? आप खुद बताओ, क्या ये ऊपर ही उठता रहेगा? भाई किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुकेगा ना भाई, सही है या नहीं?
किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुकना चाहिए इसे, ऊपर तो बढ़ते नहीं रहेगा। मैंने बोला सही बात है, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है कि ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों मेरे भाई? क्योंकि एक जगह पे कोई भी ऊपर वाली चीज एक्यूमुलेट होगी तो वो देखेगी साइड में जाना, वो देखेगी साइड में जाना। ऐसा क्यों? अब आ जाओ उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि मैं डायरेक्टली आ गया पोल रीजन पे, मैं डायरेक्टली आ गया पोल्स पे। ठीक है, ये जो सरफेस है मैं बात कर रहा हूं कि सर ये 90 डिग्री नॉर्थ है या फिर साउथ है, यानी पोल्स है। मैंने बोला ठीक है, तो क्या मैं जानता हूं कि पोल्स का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है? एकदम सही से जानते हैं सर। तो पोल्स का टेम्परेचर कम है, यानी जो एयर डेंसिटी है वो एक्यूमुलेट होगी नीचे की तरफ। सर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था तो एयर डेंसिटी एक्सपैंड कर रही, तो यहां लो प्रेशर। लेकिन यहां का अगर टेम्परेचर कम है तो एयर डेंसिटी बढ़ेगी और वो एक्यूमुलेट होगी ग्राउंड के आसपास, यानी यहां का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होने वाला है ना? यानी रिलेटिवली यहां से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो क्या मैं पोल्स के अगर लेवल की बात करूं तो पोल पे हाई प्रेशर बन चुका है, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, है ना? क्या तीसरे में से क्या अब तीसरा भी क्लियर हो गया? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है तो यहां पर एयर डेंसिटी ज्यादा है, और इक्वेटर पे लो प्रेशर। हाँ, इक्वेटर के अगर मैं ट्रोपोपोज की बात करूं, ट्रोपोपोज यानी ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की बात करूं तो यहां पर हाई प्रेशर, और पोल के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे लो प्रेशर। लेकिन अगर मैं लेवल की बात करूं, ग्राउंड लेवल की बात करूं, तो यहां लो और यहां हाई। क्या मैंने आपको बताया था कि प्रकृति का नियम है कि हवा हरदम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है? भाई ये तो एनर्जी का नियम है ना कि हरदम हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो। उसी प्रकार से यहां पर अगर हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हवा इस कारण से इस डायरेक्शन में अब शिफ्ट होना शुरू करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां शिफ्ट होना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये जो है वो कोल्ड होना शुरू कर देता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये ठंडा होना शुरू हो जाता है तो ये जो हवा है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। मैंने बोला क्या बात है सर, क्योंकि अब ठंडा हो गया, यानी यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो हवा यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या मैं बोलूंगा कि सर यहां पर हाई प्रेशर है? मैंने बोला ठीक है, और यहां से हवा सारा नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ये कहां पर क्रिएट हुआ मेरे भाई? 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, और 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले को हम क्या बोलते थे? सब ट्रॉपिकल, जहां पर दिल्ली लाई करता है। समझ में आ रहे हो? सब ट्रॉपिकल, और यहां पर क्या क्रिएट हो चुका है? हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी दूसरे में से केवल एक बचा, ये क्लियर हो गया। सब ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर 23 डिग्री पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म हो रहा है, और उसके बाद 25-30 तक हम कौन सा मान लेते थे? सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है। क्यों सर? क्योंकि इस कारण से। मैंने बोला ठीक है। अब बचता है हमारे पास 60 डिग्री, जिसका रीजन मैंने आपको ओशन करंट वाले में दिया था कि सर ओशन करंट, सारे जो ओशन करंट्स है वो यहां से घूम के यहां पर आते हैं और यहां पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, लो प्रेशर एट द सब पोलर। क्यों? क्योंकि यहां पर वार्मर एयर है, तो उसी कारण से यहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री वाले पे हम बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यानी सर चारों के चारों हमारे प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गए। यानी सर कहीं ना कहीं अगर यहां लो प्रेशर है तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अगर यहां पर लो प्रेशर यानी हवा की डेंसिटी ऊपर उठेगी, और हवा की डेंसिटी ऊपर उठने के चलते यहां पर हाई प्रेशर भी बन जाएगा। यस और नो? यहां पर हाई प्रेशर भी बन जाएगा। अब यहां पर एक बड़े काम की बात आएगी, ठीक है? आप बहुत ढंग से सुनिएगा मेरे भाई। क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेनफॉल क्यों होता है ये समझाया था? रेनफॉल तभी होता है जब हवा ऊपर उठता है। क्यों सर? क्योंकि अगर हवा ऊपर उठेगा तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तभी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने से चलते वो जब सैचुरेशन पे पहुंचता है तब बारिश होती है। यानी सर अगर हवा कभी उठेगा ही नहीं तो टेम्परेचर कभी घटेगा ही नहीं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी बढ़ेगी ही नहीं, यानी वो कभी सैचुरेशन पे पहुंचेगा ही नहीं, कभी बारिश होगी ही नहीं। तो क्या जब मैं हाई यहां की बात करता हूं 30 डिग्री यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाली जब बात करता हूं, तो क्या यहां पर हवा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है?
मेरे भाई हवा नीचे जा रहा है, यानी सब्सिडाइज कर रहा है। तो मेरे भाई अगर हवा नीचे जा रहा है तो क्या कभी यहां पर बारिश होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हवा नीचे जा रहा है तो यहां पे नीचे आने के चलते तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के चलते कभी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ नहीं सकता, घटेगा। और वो जब घटेगा तो वो कभी सैचुरेशन नहीं पहुंचेगा, यानी 100% नहीं पहुंचेगा, तो कभी बारिश नहीं होगी। यानी इस कारण के चलते 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे हमें सबसे ज्यादा डेजर्ट्स मिलते हैं, थार डेजर्ट, फलाना डेजर्ट, जो सब कुछ हम डेजर्ट में जब पढ़ेंगे। लेकिन ये रीजन होता है, दैट इज आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, कि सर इसको एक्सप्लेन करिए कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे कभी बारिश क्यों नहीं हो रही। मेरे भाई इसके चलते नहीं हो रही क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो सब्सिडाइज कर रहा है, वो नीचे जा रहा है। अगर वो ऊपर जाता तब तो बारिश होती, लेकिन ये नीचे जा रहा है तो बारिश ही नहीं होगी। तो मेरे भाई क्या इस कारण से मैं ये भी बोल सकता हूं कि पोल्स पे भी तो बारिश नहीं होनी चाहिए? क्या पोल्स भी डेजर्ट ही कहलाएंगे? मेरे भाई डेजर्ट क्या होता है? किसी भी अगर प्लेस पे 25 सेंटीमीटर से कम अगर प्रेसिपिटेशन उसको मिल रहा है, एनुअली 25 सेंटीमीटर से कम अगर उसको प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि सर वो डेजर्ट है। तो क्या पोल्स पे भी सेम नियम लागू होगा? मेरे भाई वही नियम लागू होगा। अगर यहां पर लो प्रेशर है तो हवा सारा का सारा नीचे सब्सिडाइज कर रहा है, तो नीचे सब्सिडाइज कर रहा है तो कभी बारिश ही नहीं आएगा, यानी पोल्स को भी हम डेजर्ट ही बोलेंगे। और मेरे भाई दैट इज द रीजन हम क्यों कंसर्न होते हैं कि सर जो पोलर रीजन है वहां का बर्फ पिघल जाएगा। क्यों कंसर्न है? क्योंकि मेरे भाई अगर वहां पर बारिश ही होता रहता तो बर्फ पिघले भाई, फिर से बारिश हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन बारिश ही नहीं होता, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी वो एक डेजर्ट एरिया है कहीं ना कहीं। और उस कारण से हम कंसर्न होते हैं, क्योंकि भाई अगर आइस मेल्ट कर गया तो फिर से एक्यूमुलेट कभी नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन। ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ था, कितने स्टेट एग्जाम्स में ये सारे सवाल पूछे गए होंगे, आप खुद सोचो। क्लियर है क्या ये बात? सही है क्या? हाँ या ना? और जाते जाते इसको थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि यहीं से हमारा अगला टॉपिक विंड शुरू होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यही चीज मैं नीचे में लिख सकता हूं, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, पोलर। ठीक है सर, ठीक है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ये वाले डायग्राम को। ठीक है, छोटा रहेगा ये, मैं इसी में समझा देता हूं भाई, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं। देखो ये तो समझ में आ रहा है हमें, मैंने बोला हाँ। मेरे भाई क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं हवा इधर भी तो बहना चाहिए, हाँ या ना? हाई से लो नहीं बहना चाहिए क्या इस नियम के हिसाब से? और उस नियम के हिसाब से हवा ऐसे भी बहना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बोलो भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहना चाहिए। उस नियम के हिसाब से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहना चाहिए, इधर भी और इधर भी। यानी कहीं ना कहीं आप समझो एक सेल, फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा ना भाई, तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इक्वेटर का हवा इक्वेटर पे ही रह गया। एयर सर्कुलेशन, विंड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई, समझ रहे हो हाँ या ना? यानी कहीं ना कहीं हवा एक ही जगह रह गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज एयर सर्कुलेशन। यहां पर सेल बन चुका है मेरे भाई। सेल का मतलब क्या हुआ? जो हम प्रेजेंट सेल की बात करते हैं, दैट इज अ सेल जो कैबिन टाइप का क्लोज हो चुका है। तो उसके नाम होते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं हैडली सेल। मीनिंग बाद में समझेंगे, लेकिन समझो बस, इसको बोलते हैं हैडली सेल, इसको बोलते हैं फेरल सेल, इसको बोलते हैं फेरल सेल, और इसको बोलते हैं पोलर सेल। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा, लेकिन मैं आपको भी ओवरव्यू दे रहा हूं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले। और मेरे भाई आप ये समझो कि अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो क्या वहां पर कोई हिंड्रेंस होगी? मैंने बोला नहीं। ठीक है, जो सबसे जो ऊंचे माउंटेन्स भी है ना, वो भी 8-9 किलोमीटर तक ही है मेरे भाई। तो 10 किलोमीटर पे कोई हिंड्रेंस नहीं होती, तो वहां पर विंड बहुत स्पीड में फ्लो कर सकता है। और जो वहां पर विंड बहुत स्पीड में फ्लो करता है, उस विंड को हम जेट स्ट्रीम नाम से जानते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये जेट स्ट्रीम के चलते वो हो गया, ये हो गया। मेरे भाई ये इस रीजन में हो रहा है, 60 से 30 के बीच में ये फ्लो कर रहा है। ये सारी चीजें, अगला टॉपिक ही हमारे आने वाला है विंड के ऊपर। ठीक है, कुछ तो रहना चाहिए भाई साहब। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर एंड करते हैं। एक और आखिरी शायरी, ठीक है, वैलेंटाइंस डे के नाम पे एक शायरी और मैं साझा करना चाहूँगा। शेर कौन सा वाला भाई साहब?
ये सही रहेगा कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी थी, कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी थी, अब की बार सोचा आदतें बदल जाएंगी। पर फिर ख्याल आया बारिश रुकने से आदतें तो नहीं बदलती। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।